आप सबका गंगा संस्कृत व्याकरण में स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी को अपनी लिखी कोई पुस्तक गंगा संस्कृत व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण अंशों से परिचय कराऊंगा, जो कि क्लास 6 to 10 की सभी विद्यार्थियों के लिए उनकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है संधि। आप केवल संधि को ध्यान से देखें और सुनें, जीवन पर्यंत आप भूल नहीं पाएंगे। पाणिनि की अष्टाध्यायी और माहेश्वर सूत्र को आधार बना करके जो पढ़ाया जाएगा उसे आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे। तो आइए देखते हैं संधि। संधि का मतलब जोड़। संधि का मतलब है जोड़। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसकी परिभाषा पर अगर हम जाएं, छोटी परिभाषा है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और इसको हम वर्णों का मतलब अक्षर है, दो वर्ण है, अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। एक छोटी परिभाषा में लेते हैं, थोड़ी इसकी बड़ी परिभाषा देखें तो इसको हम पहले संस्कृत में बताएंगे, उस पर चिंता नहीं करेंगे, बाद में हिंदी में इसकी व्याख्या की जाएगी। इसकी प्रथम परिभाषा हो गई छोटी, बड़ी परिभाषा हम देखेंगे। दो वर्णस्य मेलनेन यह परिवर्तनम भवति सा एव संधि भवति। थोड़ा और विस्तार में अगर हम जानना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं, प्रथम शब्दस्य अंतिम स्वर व्यंजन विसर्ग द्वितीय शब्दस्य आदि स्वर व्यंजनस्य मेलनेन यह परिवर्तनम भवति सा एव संधि भवति। इसका हम हिंदी में अर्थ नहीं लिखेंगे नहीं, इसको हम बता देते हैं। प्रथम शब्द से अंतिम स्वर व्यंजन विसर्ग। प्रथम शब्द, संधि में दो शब्द होते हैं। एक होता है जैसे विद्यालय, विद्याधनालय, विद्या प्रथम शब्द है, तो प्रथम शब्द के अंतिम स्वर व्यंजन विसर्ग और द्वितीय शब्द के आदि स्वर व्यंजन के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इसको हम हिंदी में लिखेंगे नहीं। अब हम चलते हैं संधि की भेद। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसको हम थोड़ा विस्तार से लिखेंगे। संधि के भेद, संधि के भेद। अब हम इसको इस प्रकार से देखते हैं चार्ट के माध्यम से। संधि तीन प्रकार की होती है। इसके हम देखें अगर तो तीन प्रकार हैं। इसको ऐसा हम कर सकते हैं, एक चार्ट बना करके ऐसा हम देख सकते हैं। ऐसा है। अब इसमें देखिए स्वर संधि, स्वर संधि, इसी को हम अच संधि कहते हैं, अच संधि। दूसरा है इसमें व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, इसी को हम
हल संधि कहते हैं। और तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब तीनों की अगर परिभाषा को स्टार्ट में समझना चाहें तो प्रथम शब्द से अंतिम स्वर, ये स्वर हो गया। व्यंजन, व्यंजन है। विसर्ग, विसर्ग है। द्वितीय शब्द के आदि स्वर व्यंजन, चूंकि आदि में स्वर व्यंजन ही होता है, विसर्ग सदैव लास्ट में होता है, कभी विसर्ग किसी अक्षर या शब्द के पहले नहीं होता है। इसलिए द्वितीय शब्द के आदि स्वर व्यंजन, ये व्यंजन स्वर दोनों ही होता है। मेलनेन या परिवर्तनम हो सायुज संधि हो। तो तीनों संधि की अगर समझना चाहें तो शार्ट में परिभाषा ये है, उसमें मिली हुई है। आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, लेकिन अभी हम इसको ऐसे जानना चाहें तो जान सकते हैं। अब हम इसके और विस्तार में चलते हैं एक एक संधि के बारे में। तो हम देखेंगे अच, स्वर संधि। अब हम तीनों के भेद को लेते हुए पहले देखते हैं। नंबर 1 है हमारा, लिखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि। अब इस स्वर संधि में हमने एक लिखा, अभी नीचे देखे होंगे आप, अच। थोड़ा हम अच को जान लें, अच क्या है। स्वर संधि को ब्रैकेट में दिया गया है अच संधि। अब हम ये जानना जरूरी, मन में थोड़ा सा आपके प्रश्न भी उठना चाहिए, और नहीं उठता तो उठना चाहिए, अच क्या है। अब अच को अगर हम देखना चाहेंगे तो अच एक प्रत्याहार है मित्रों। ये माहेश्वर सूत्र, पहले भी मैंने कहा कि माहेश्वर सूत्र और हम पाणिनि की अष्टाध्यायी का सहारा लेकर के चलेंगे तो हमको जीवन पर्यंत याद रहने लायक कुछ चीज़ें याद रहेंगी जो भूलेंगे नहीं। इसमें अच क्या है, अच एक प्रत्याहार है मित्रों। अच जो है माहेश्वर सूत्र का एक जो सूत्र है उसमें हम देखेंगे अच क्या है, प्रत्याहार है, प्रत्याहार है। अब इसको अगर हम अच को थोड़ा विस्तार से चलें तो अच में जो है आ जाएगा आयुण, आयुण, रे लिट, ए ओम, आई औच। अब आप देख रहे होंगे माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्णों की गिनती नहीं की जाती है। अंतिम वर्ण क्या है, आयुड़ में अड़ा है। सभी अक्षरों में जो हलंत अक्षर है ये, इसकी गिनती नहीं होती है। अब इसको हम अलग अलग लिखते हैं आपको अच समझाने के लिए। उसी में स्वर भी है, आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ए, आओ। ये अब आपका जो इसमें अगर टोटल करेंगे इसको तो 9 है। ये क्या है, अच है। अच माने यही स्वर है, यही 9 वर्ण जो मूल स्वर है, इसको कहते हैं मूल स्वर। कोई पूछे कि मूल स्वर क्या है तो मूल स्वर ये 9 है टोटल संस्कृत की दृष्टि से। अब इसमें हमने दिखाया आपको कि अच में ये 9 स्वर आ गए। अब हम जो है अगर इसको संपूर्ण स्वर संधि में इन्हीं 9 वर्णों का खेल होता है और किसी की आवश्यकता नहीं है। पूरी जो है उसमें 6 हम तो मुख्य रूप से जानते हैं, छोटी कक्षाओं में 6 संधियाँ इसमें हैं। स्वर संधि में देखेंगे अगर आप तो 6 भेद होंगे, उसको आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन और विस्तार से जाएंगे तो 10th तक में 8 भी हैं कहीं कहीं। लेकिन चाहे 8 हो चाहे 6 हो, ये 9 वर्ण ही संपूर्ण उसका प्रयोग किया गया है। अब आगे हम विस्तार से चलेंगे अगर हम देखेंगे। अब हम स्वर संधि के भेद भेद देखते हैं तो नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। यण स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। और लास्ट है, छठी है, पूर्व रूप स्वर संधि। अब हम इसकी व्याख्या एक एक करके करेंगे। इसमें नंबर 1 है पहला, हम व्याख्या करेंगे। अब हम क्रमशः नंबर 1 देखते हैं, दीर्घ स्वर संधि।
इसका सूत्र देखेंगे, अकः सवर्णे दीर्घ। अब अक के सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है। सूत्र की अगर हम अर्थ के बारे में सोचें, अक क्या है, फिर प्रश्न आएगा मन में कि अक क्या है। जरा अक देख लें। अक के सवर्ण होने पर दीर्घ, अकः सवर्णे दीर्घ। अक के सवर्ण होने पर दीर्घ हो जाता है, दीर्घ संधि है ये। लेकिन हम थोड़ा अक के बारे में जाने। अक क्या है? अक ये जो है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं अयुण रिलिक। अभी मैंने जो 4 सूत्र लिखा था स्वर संधि को समझाने के लिए, उसी में से 2 सूत्र लेते हैं तो अक एक प्रत्याहार निकल आएगा। अब इसमें से हमने पहले बताया है आपको कि अंतिम वर्णों को नहीं गिना जाता, ये दोनों अक्षर नहीं गिने जाएंगे किसी भी। माहेश्वर सूत्र हम आगे पढ़े हैं, उसको वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको माहेश्वर सूत्र में जो 14 हैं उसमें 14 सूत्र के अंतिम वर्णों की गिनती नहीं की जाती है कभी भी, तो इसको जानते रहिए। इसलिए मैं देखता हूँ आ, ई, उ और री और ली, इसमें 5 वर्ण बचे। ली का वर्णन वेदों में होता है, इसलिए इसका कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। हम चलते हैं इसमें, अब इसके विस्तार में अगर जाते हैं हम देख सकते हैं इसमें 4 वर्ण हमको मिला करके, और आ, ई, उ, री। अब री, अब सवर्ण एक शब्द इसमें बचा हुआ। सवर्ण क्या है कोई कहेगा, तो सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। समान वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर। अब इसमें देखेंगे आप कि समान वर्ण क्या है भाई, कोई पूछेगा। जैसे अब इसमें कोई उदाहरण अगर हम देखें, अभी लिखेंगे तो जैसे विद्याधन आलय, विद्याधन आलय में आ है, आ और आ, चाहे दीर्घ हो चाहे हर्ष आ हो, दोनों मिलकर के आ बनेगा। समान वर्ण क्या है, आ और आ ये समान वर्ण है, ई और ई समान वर्ण है, इसी को हम कहते हैं सवर्ण। ये दोनों जो अक सवर्ण होगा तो दीर्घ हो जाएगा। अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे, परिभाषा देखते हैं इसकी तो पता लगेगा हमको। अब हम परिभाषा देखते हैं, परिभाषा, इसकी परिभाषा पर जाएंगे हम तो देखेंगे। पहले हम संस्कृत में लिखते हैं, उसकी चिंता नहीं करेंगे। प्रथम शब्दस्य अंतिम स्वर तथा द्वितीय शब्दस्य आदिवर्णस्य मेलनेन यह परिवर्तनम भवति सा एव संधि भवति। अब इसको हिंदी में लिखेंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं। प्रथम शब्द से अंतिम स्वर, प्रथम शब्द के अंतिम स्वर तथा द्वितीय शब्द के आदि वर्ण या स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसका ध्यान रखेंगे। अब इसको आप हिंदी समझ गए होंगे, अब इसका हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देख लेंगे पूरा समझ में आ जाएगा। उदाहरण, उदाहरण में हम इसमें 4 प्रकार से लेंगे, और आपको बता दूं मैं कि यही 4 प्रकार जो है आपको विश्व की किसी भी किताब में कहीं भी पढ़ेंगे आप। ये स्वर संधि आप विश्व की किसी किताब में, किसी राइटर की किताब पढ़ेंगे, दुनिया की किसी कंपटीशन में, किसी पढ़ाई में 6 से 10 तक हो चाहे 12 तक हो, ये इसी 4 प्रकार के उदाहरण ही मिलने वाले हैं। स्वर संधि में, स्वर में भी, दीर्घ में, इस दीर्घ संधि का उदाहरण 4 ही प्रकार के मिलेगा। जैसे विद्या धन आलया, अब बनेगा विद्यालय, ठीक है ना। दूसरा है गिरि धन ईशा, बराबर क्या बन गया, गिरीशा। फिर आपका बन गया, ऊ का उदाहरण है बधू धन उदया, बराबर बधूदया। अब लास्ट बनता है पितृ धन ऋणन, बराबर
पितृणम। अब देखिए, इसको थोड़ा सा देखेंगे हम मित्रों। स्वर में दीर्घ संधि के 4 प्रकार के उदाहरण याद रखें, किसी भी समय आपको ये काम आएंगे। जैसे समझ लें इसको, विद्या प्रथम शब्द है, मैंने लिखा है ना, प्रथम शब्द से अंतिम स्वर। विद्या का प्रथम शब्द अंतिम स्वर आ है, दीर्घ आ। द्वितीय शब्द का आदि वर्ण या स्वर आ है, आ। ये क्या है, मैंने बताया आपको, यहाँ सवर्ण है। आ और आ क्या है, सवर्ण है, यहाँ बताया था मैंने। ई और ई क्या है, सवर्ण है, समान वर्ण है। उ और उ क्या है, दीर्घ उ हर्ष उ, सवर्ण है। री और री क्या है, ये सवर्ण है। तो अक के सवर्ण होने पर दीर्घ, यहाँ क्या हुआ है, सब जगह दीर्घ हुआ है। आ हुआ, ई हुआ, उ हुआ, री हुआ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अगर हम संधि आपको पढ़ना है और जीवन भर याद रखना है, तो इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र और अपने पाणिनि के अष्टाध्यायी के सूत्रों के आधार पर हम पढ़ करके और इसको जीवन भर याद रख सकते हैं। धन्यवाद। शेष हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।